आज के इस गहरे विश्लेषण में एक ऐसे विषय पर बात होने वाली है जो शायद हर उस इंसान की सबसे बड़ी सिरदर्द है जो किसी नए विषय को गहराई से समझने या उस पर रिसर्च करने की कोशिश कर रहा है। मतलब आज की इस तेज रफ्तार अकादमिक दुनिया में अगर देखा जाए तो रिसर्च पेपर्स की सच में एक सुनामी आई हुई है। बिल्कुल, ये सच में एक बहुत ही गंभीर स्थिति है। हाँ, क्योंकि एक दौर था जब किसी विषय पर गिने चुने पेपर्स ही होते थे, लेकिन आज तो ज्ञान का भंडार हर दिन बल्कि हर घंटे के साथ कई गुना बढ़ रहा है। और अगर सिर्फ कुछ प्रमुख क्षेत्रों को ही देखा जाए, जैसे कि अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लें या हेल्थ केयर, साइबर सिक्योरिटी, क्लाइमेट साइंस, तो इन विषयों में पब्लिश होने वाली रिसर्च की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। मतलब ये वृद्धि थोड़ी बहुत नहीं है, इसे तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहा जाता है। सही कहा। और एक आम इंसान का दिमाग एक सीमा तक ही जानकारी को ग्रहण कर सकता है ना। जब जानकारी का सैलाब इस कदर बढ़ जाए तो जो सबसे जरूरी और मौलिक बातें होती हैं वो अक्सर इस शोर में दबकर रह जाती हैं। बिल्कुल, और यही आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का कह सकते हैं कि मुख्य उद्देश्य है। आज एक ऐसे क्रांतिकारी टूल को समझने का प्रयास किया जाएगा जो इस भयंकर इंफॉर्मेशन ओवरलोड से निपटने में एक बड़े हथियार की तरह काम कर रहा है। इस टूल का नाम है वॉइस व्यूअर। इस चर्चा में ये समझने की कोशिश होगी कि कैसे ये टूल हजारों लाखों पेपर्स का विश्लेषण करने का एक बेहद स्मार्ट और कुशल तरीका दुनिया के सामने रख रहा है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ, इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड के बड़े संदर्भ को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब किसी भी विषय पर अथाह जानकारी उपलब्ध होती है ना, तो उसका एक बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि शोधकर्ता ये समझ ही नहीं पाते कि शुरुआत कहाँ से की जाए। हाँ, कि किस पेपर को पढ़ा जाए और किसे छोड़ दिया जाए। एकदम सही। और इसी उधेड़-बुन में कई बार वो महत्वपूर्ण कड़ियां छूट जाती हैं जो शायद किसी बड़ी खोज का आधार बन सकती थीं। मतलब बहुत ज्यादा जानकारी होना भी कभी-कभी अज्ञानता का ही कारण बन जाता है, क्योंकि उस जानकारी के बीच मौजूद संबंधों को कोई इंसान अपने दिमाग में जोड़ नहीं पाता। ये बात तो सोचने पे मजबूर करती है कि फिर पुरानी और पारंपरिक विधियों का क्या हुआ। जैसे ट्रेडिशनल लिटरेचर रिव्यू कहा जाता है, उसकी कमियां तो अब बहुत साफ नजर आने लगी हैं। बहुत साफ। मतलब कल्पना कीजिए कि किसी एक छोटे से विषय पर पिछले 10 सालों में 5000 रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं। अब किसी भी इंसान के लिए उन सभी पेपर्स को एक-एक करके पढ़ना, उनके नोट्स बनाना और फिर उन्हें व्यवस्थित करना एक डरावना काम है। सच में डरावना है। ये तो कुछ वैसा ही है जैसे किसी कंप्यूटर ब्राउजर में एक साथ 50 टैब खोल दिए गए हों और कंप्यूटर बस क्रैश होने वाला हो। ये सिर्फ थका देने वाला नहीं है, बल्कि असंभव सा लगता है। बिल्कुल। और इसी पारंपरिक तरीके की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इतने सारे पेपर्स के बीच अलग अलग स्टडीज में संबंध खोजना सच में भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा है। जब कोई शोधकर्ता मैनुअली हजारों पन्ने पढ़ता है तो एक पेपर का दूसरे पेपर से क्या कनेक्शन है, ये याद रख पाना दिमागी तौर पर बहुत मुश्किल है। और ये छुपे हुए कनेक्शंस ही किसी भी रिसर्च फील्ड के व्यापक परिदृश्य को समझने के लिए सबसे जरूरी होते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, बिना किसी व्यवस्थित तरीके के ये पता लगाना भी तो कितना मुश्किल है कि किसी खास क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली लेखक या इन्फ्लुएंशियल ऑथर्स कौन है। हाँ, ये तो है। या फिर वो कौन से की पेपर्स हैं जिन्होंने उस पूरे विषय की दिशा ही बदल दी। मतलब जब कोई छात्र या रिसर्चर अपना काम शुरू करता है तो उसे ये जानना होता है कि उस विषय के दिग्गज कौन हैं, लेकिन पारंपरिक तरीके में ये सब ढूंढने में महीनों लग जाते हैं। महीनों लग जाते हैं और इससे रिसर्च की असली गति ही धीमी पड़ जाती है। इसी धीमी गति और मैनुअल एनालिसिस की समस्या को दूर करने के लिए ही विज्ञान ने एक नया रास्ता निकाला है। और वो रास्ता होकर गुजरता है बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस से। ये सुनने में भले ही थोड़ा भारी भरकम शब्द लगे, लेकिन इसका काम चीजों को बेहद आसान बनाना है। आसान भाषा में कहें तो? आसान भाषा में कहें तो ये एक डेटा ड्रिवन तकनीक है जो वैज्ञानिक साहित्य का विश्लेषण करती है। यानी ये तकनीक इंसानों की तरह पेपर्स के पन्नों को पढ़ती नहीं है, बल्कि उन पेपर्स के पीछे छुपे मेटा डेटा का विश्लेषण करती है। मुझे इस मेटा डेटा वाली बात पे थोड़ी और स्पष्टता चाहिए। अगर ये पेपर्स को पढ़ता नहीं है तो ये किस डेटा का इस्तेमाल करता है? जहां तक हमारे सोर्स मटेरियल का सवाल है, इसमें मुख्य रूप से 3 चीजों को मापने की बात कही गई है। हाँ बिल्कुल। पहला है साइटेशन, यानी किसी पेपर को कितनी बार और किन अन्य पेपर्स में
कोट या संदर्भित किया गया है। ये तो एक तरह के वोटिंग सिस्टम जैसा हो गया ना। जिस पेपर को जितने ज्यादा साइटेशंस मिलते हैं वो उतना ही प्रभावशाली माना जाता है। सही। दूसरा है कीवर्ड्स, जिससे ये पता चलता है कि रिसर्च का मुख्य फोकस क्या है। और तीसरा है कोलैबोरेशन नेटवर्क, जिसका मतलब है कि कौन सा वैज्ञानिक या संस्थान किसके साथ मिलकर काम कर रहा है। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब इन साइटेशंस, कीवर्ड्स और कोलैबोरेशन के डेटा को एक साथ मिलाकर देखा जाता है तो ये तरीका उन पैटर्न्स और संबंधों को उजागर करता है जिन पर शायद नंगी आंखों से किसी का ध्यान भी ना जाए। बहुत खूब। ये एक तरह से पूरे विषय का एक बौद्धिक नक्शा यानी इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप तैयार कर देता है। ऊपर से ही दिखने लगता है कि ज्ञान की कौन सी नदियां कहाँ जाकर मिल रही हैं और कौन से नए विचार कहाँ से जन्म ले रहे हैं। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जी। क्योंकि इसी बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस को आसान, एडवांस और विजुअल बनाने के लिए ही VOS व्यूअर का निर्माण किया गया है। यह टूल कोई साधारण सॉफ्टवेयर नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह उस बड़े और उबाऊ डेटा को एक ऐसी शक्ल दे देता है जिसे समझना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन ये डेटा आता कहाँ से है? हाँ, तो VOS व्यूअर की सबसे बड़ी ताकत उसकी डेटाबेस के साथ काम करने की क्षमता है। हाँ? ये एकेडमिक दुनिया के कुछ सबसे प्रमुख और विशाल डेटाबेस के डेटा को बड़ी आसानी से एनालाइज कर सकता है। जैसे कि स्कोपस और वेब ऑफ साइंस। हाँ, स्कोपस, वेब ऑफ साइंस, इसके अलावा पबमेड और डायमेंशंस भी। इन डेटाबेस में दुनिया भर का लगभग हर महत्वपूर्ण रिसर्च पेपर मौजूद होता है। VOS व्यूअर इन डेटाबेसेस से ये कच्चा डेटा लेता है जिसमें लाखों पेपर्स के टाइटल्स, ऑथर्स और साइटेशंस होते हैं और फिर अपना काम शुरू करता है। और इसका काम करने का तरीका इतना विजुअल है कि ये जटिल से जटिल डेटा को बेहद खूबसूरत और समझने में आसान नक्शों में बदल देता है। हमारे सोर्स मटेरियल में 3 तरह के विजुअलाइजेशन फीचर्स का जिक्र है: नेटवर्क विजुअलाइजेशन, ओवरले विजुअलाइजेशन और डेंसिटी विजुअलाइजेशन। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये नक्शे दिखते कैसे हैं। अगर नेटवर्क विजुअलाइजेशन की बात करें तो ये अंतरिक्ष में तारों के किसी समूह जैसा दिखता है। हाँ, बिल्कुल तारों जैसा। जहां हर तारा या गोल बिंदु एक रिसर्च पेपर या कीवर्ड है और उनके बीच की रेखाएं उनके कनेक्शन बता रही हैं। जो बिंदु जितने बड़े होते हैं उनका महत्व उतना ही ज्यादा होता है। और सिर्फ बिंदु ही नहीं, उन बिंदुओं के बीच की दूरी भी बहुत कुछ कहती है। नेटवर्क विजुअलाइजेशन में जो बिंदु एक दूसरे के करीब होते हैं, इसका मतलब है कि उनके बीच का संबंध बहुत गहरा है। यहीं से हमें रिसर्च क्लस्टर्स की पहचान करने में मदद मिलती है। क्लस्टर्स यानी? क्लस्टर्स का मतलब है उन पेपर्स का समूह जो एक ही विषय या एक ही कार्य प्रणाली पर आधारित हैं। अच्छा, लेकिन ये ओवरले विजुअलाइजेशन क्या है? मतलब नेटवर्क नक्शे तो समझ आ गए, पर ये ओवरले किस काम आता है? ओवरले विजुअलाइजेशन असल में समय और विकास को समझने का टूल है। इसमें रंगों का बहुत ही शानदार इस्तेमाल होता है। उदाहरण के लिए, ये नक्शा पुराने पेपर्स को नीले रंग में और बिल्कुल नए पब्लिश हुए पेपर्स को पीले या लाल रंग में दिखा सकता है। ओहो! इससे कोई भी रिसर्चर सिर्फ एक नज़र देखकर ये बता सकता है कि किसी खास विषय में पिछले 10 सालों में क्या बदलाव आए हैं और आज के समय में सबसे ताज़ा या हॉट टॉपिक कौन सा है जिस पर दुनिया भर के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। ये तो किसी टाइम मशीन जैसा लग रहा है जो रिसर्च के इतिहास और वर्तमान को एक साथ दिखा रही है। और तीसरा फीचर था डेंसिटी विजुअलाइजेशन। इसका क्या रोल है? डेंसिटी विजुअलाइजेशन एक हीट मैप या तापमान के नक्शे जैसा होता है। ये नहीं दिखाता कि कौन सा पेपर किससे जुड़ा है, बल्कि ये दिखाता है कि किस विषय पर कितनी सघनता या डेंसिटी के साथ काम हो रहा है। जहां बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है वो हिस्सा लाल या गहरे पीले रंग का दिखता है, मानो वहां रिसर्च की भारी भीड़ लगी हो। और जहां कम काम हुआ है वो हिस्सा हल्का नीला या हरा दिखता है। ये हल्के रंग वाले हिस्से ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये रिसर्च गैप्स की ओर इशारा करते हैं। चलिए इसको कुछ असल जीवन के उदाहरणों से समझते हैं जो हमारे सोर्स मटेरियल में दिए गए हैं, ताकि ये और भी स्पष्ट हो सके। सबसे पहला उदाहरण लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। हाँ, AI तो सबसे बेहतरीन उदाहरण है। AI के क्षेत्र में मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स की प्रगति इतनी तेज है कि हर दिन हजारों नए पेपर्स आ रहे हैं। अगर कोई नया रिसर्चर AI पढ़ना शुरू करे तो वो तो पहले ही दिन हार मान लेगा। लेकिन VOS व्यूअर की मदद से इस पूरी प्रगति का एक नक्शा तैयार किया जा सकता है। बिल्कुल, और AI के मामले में ये नक्शा दिखाएगा कि कैसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का क्लस्टर अब कंप्यूटर विजन के क्लस्टर के साथ जुड़ रहा है। हाँ,
कीवर्ड को अकरेंस का विश्लेषण करके ये भी पता चल जाता है कि कौन से शब्द बार बार एक साथ इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर मशीन लर्निंग और क्वांटम कंप्यूटिंग बार बार एक ही पेपर में आ रहे हैं तो वॉज व्यूअर इन दोनों के बीच एक मोटी लकीर खींच देगा, जिससे पता चलेगा कि ये एक नया उभरता हुआ टॉपिक है। बिल्कुल, इससे तुरंत पता चल जाएगा कि इस क्रांति का नेतृत्व कौन से लेखक कर रहे हैं। दूसरा बड़ा और महत्वपूर्ण उदाहरण हेल्थ केयर का है। आज के समय में हेल्थ केयर एनालिटिक्स एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन गया है और इसमें सबसे संवेदनशील मुद्दा है मरीजों के डेटा की प्राइवेसी। दुनिया भर में इस विषय पर अलग अलग एंगल से स्टडीज हो रही हैं। हाँ, बहुत से एंगल्स हैं। कोई मेडिकल एंगल से लिख रहा है, कोई लीगल एंगल से, तो कोई साइबर सिक्योरिटी के एंगल से। ये एक बहुत ही उलझा हुआ जाल है। और यहीं पर वीओएस व्यू इस उलझे हुए जाल को सुलझाता है। ये इन तमाम बिखरी हुई स्टडीज के बीच कनेक्शन ढूंढने का काम करता है। ये बता सकता है कि डेटा प्राइवेसी पर कानूनी रिसर्च और तकनीकी रिसर्च कहां पर एक दूसरे से मिल रही हैं। अच्छा, मान लीजिए एक अस्पताल के डॉक्टर ने डेटा प्राइवेसी पर एक पेपर लिखा और किसी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने एन्क्रिप्शन पर पेपर लिखा। अगर इन दोनों पेपर्स में समान साइटेशन या कीवर्ड्स हैं तो वीओएस व्यू का नक्शा इन्हें एक साथ जोड़ देगा। ये अंतर्विषयक या इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को समझने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। इसी तरह अगर साइबर सिक्योरिटी की बात की जाए तो वहाँ हर दिन एक नया खतरा पैदा हो रहा है। साइबर थ्रेट्स के ट्रेंड्स लगातार बदल रहे हैं। आज रैंसमवेयर की बात हो रही है, कल कुछ और होगा। अगर कोई सुरक्षा एजेंसी ये समझना चाहे कि दुनिया भर के हैकर्स किस नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वे उन हजारों पेपर्स का एनालिसिस कैसे करेंगे? ऐसी स्थिति में वीओएस व्यूअर का ओवरले विजुअलाइजेशन बहुत काम आता है। साइबर सिक्योरिटी के रिसर्चर्स इसका इस्तेमाल करके ये पहचान सकते हैं कि थ्रेट डिटेक्शन या खतरों को पहचानने के क्षेत्र में सबसे नए ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। वो पीले और लाल रंग वाले। हाँ, जो कीवर्ड्स नक्शे में पीले या लाल रंग में चमक रहे होंगे वे बताएंगे कि दुनिया भर के रिसर्चर्स का फोकस अभी किस तरफ है। ये सिर्फ अकादमिक रिसर्च के लिए नहीं बल्कि दुनिया को डिजिटल खतरों से बचाने के लिए भी उतना ही जरूरी है। एक और उदाहरण है जिस पर शायद पूरी मानवता का भविष्य टिका है, क्लाइमेट साइंस। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों पर दुनिया भर में बेहिसाब रिसर्च हो रही है। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया में कोई जंगलों की आग पर रिसर्च कर रहा है तो आर्कटिक में कोई पिघलती बर्फ पर। इन सब में आपसी संबंध ढूंढना इंसान की बस की बात नहीं लगती। जलवायु परिवर्तन तो एक बटरफ्लाई इफेक्ट की तरह काम करता है, जहां एक जगह का बदलाव दूसरी जगह भारी असर डालता है। वीओएस व्यूअर इन सभी अलग अलग रिसर्च के बीच के आपसी संबंधों या इंटरकनेक्शंस को समझने में मदद करता है। यह दिखाता है कि कैसे समुद्र के जलस्तर पर हो रही रिसर्च कृषि पर हो रही रिसर्च के साथ जुड़ रही है। यह सब वैज्ञानिक साहित्य के नक्शे पर साफ नजर आता है, जिससे पर्यावरणविदों को एक बिग पिक्चर या समग्र दृष्टिकोण मिलता है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? एक आम रिसर्चर या संस्था के लिए ये टूल काम कैसे करता है? मान लीजिए किसी को आज ही अपने प्रोजेक्ट शुरू करना है। ये जानना जरूरी है कि इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। हमारे सोर्स मटेरियल के अनुसार इसके मुख्य रूप से 5 कदम हैं। पहला कदम है डेटा एक्सपोर्ट करना। किसी भी रिसर्चर को स्कोपस या वेब ऑफ साइंस जैसे बड़े डेटाबेस में जाना होता है, अपना विषय टाइप करना होता है और उससे जुड़े हजारों पेपर्स का बिब्लियोग्राफिक डेटा एक फाइल में एक्सपोर्ट करना होता है। और फिर आता है दूसरा कदम, जहां उस एक्सपोर्ट किए गए डेटा फाइल को वीओएस व्यूअर सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट किया जाता है। ये प्रक्रिया बहुत ही आसान होती है। बिल्कुल। इसके बाद तीसरा कदम सबसे महत्वपूर्ण है, जहां एनालिसिस का प्रकार चुनना होता है। यहां तय करना होता है कि फोकस किस बात पर है। क्या कीवर्ड को-ऑकरेंस देखना है ताकि नए विषय पता चलें, या फिर साइटेशन एनालिसिस करना है ताकि सबसे प्रभावशाली लेखकों का पता चले। इसके बाद चौथा कदम है जो शायद सबसे रोमांचक हिस्सा है, बस एक क्लिक से नेटवर्क विजुअलाइजेशन जनरेट करना। सॉफ्टवेयर कुछ ही सेकंड्स में उस नीरस डेटा को एक रंगीन और इंटरैक्टिव नक्शे में बदल देता है। और अंतिम 5वां कदम है उस जनरेट हुए नक्शे में मौजूद क्लस्टर्स और पैटर्न की व्याख्या करना, यानी उन्हें इंटरप्रेट करना। ये वो जगह है जहां मशीन का काम खत्म होता है और इंसान के दिमाग का काम शुरू होता है। सही कहा। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो इसके फायदे किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। ये पूरी रिसर्च कम्युनिटी, विश्वविद्यालयों और बड़े संस्थानों के काम करने का तरीका बदल रहा है। सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि ये टूल रिसर्चर्स का बेशकीमती समय बचाता है।
हाँ, महीनों का काम घंटों में। बिल्कुल। जो काम करने में यानी हजारों पेपर्स को मैनुअली रूप से छांटने में पहले कई महीने लग जाते थे, वो अब कुछ ही घंटों में हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि रिसर्चर अब अपना ज्यादातर समय डेटा इकट्ठा करने में बर्बाद करने के बजाय उस डेटा की व्याख्या या इंटरप्रिटेशन पर ध्यान दे सकते हैं। वे असल खोज पर फोकस कर सकते हैं। लेकिन समय बचाने से भी बड़ा एक फायदा है जिसका जिक्र होना चाहिए। वो है रिसर्च गैप्स को ढूंढना। किसी भी वैज्ञानिक या शोधकर्ता के लिए सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि मैं नया क्या खोजूं। ये सबसे बड़ा सवाल है। जब डेंसिटी विजुअलाइजेशन का नक्शा सामने होता है तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि नक्शे का कौन सा हिस्सा अभी हल्का या खाली है। और ये खाली हिस्सा ही वो रिसर्च गैप है। ये बताता है कि इस खास पहलू पर अभी तक दुनिया में बहुत कम काम हुआ है। किसी भी पीएचडी छात्र के लिए ये गैप ही उसके पूरे करियर की दिशा तय कर सकता है। बिल्कुल। बड़े संस्थानों के लिए इन गैप्स की पहचान करने का मतलब है कि वे अपने फंडिंग या ग्रांट के पैसे को सही जगह लगा सकते हैं। इसके अलावा ये टूल नए कोलैबोरेशन के अवसर भी खोजता है। जब नक्शे में दिखता है कि दुनिया के दूसरे कोने में बैठा कोई रिसर्चर बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा है, तो मिलकर काम करने और नई खोज करने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। तो अगर इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटा जाए तो निष्कर्ष यही निकलता है कि वीओएस व्यूअर आधुनिक साहित्य समीक्षा यानी मॉडर्न लिटरेचर रिव्यूज के लिए सिर्फ एक विकल्प या नाइस टू हैव टूल नहीं है, बल्कि ये एक बेहद जरूरी और अनिवार्य टूल बन गया है। हाँ, अब इसके बिना काम नहीं चल सकता। उंगल को स्पष्ट, सुंदर और काम में लाए जा सकने वाले नॉलेज मैप्स में बदल रहा है। विज्ञान और शोध का परिदृश्य जिस एक्सपोनेंशियल तेजी से बढ़ रहा है, उसमें बिना भटके सही रास्ता ढूंढने के लिए इस तरह के नेविगेशन टूल की भूमिका आने वाले समय में और भी ज्यादा अहम होने वाली है। इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है, जिस पर विचार किया जाना चाहिए। अगर वीओस्फीयर जैसे टूल इंसानी ज्ञान का इतना सटीक विजुअल नक्शा बना सकते हैं और डेटा के आधार पर एकदम सटीकता से ये बता सकते हैं कि रिसर्च में कहाँ गैप है या कौन सी खाली जगह भरनी बाकी है, तो क्या भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्हीं नक्शों का इस्तेमाल करके खुद ब खुद नई रिसर्च जनरेट करने लगेगा? सोचने वाली बात है। क्या आने वाले समय में ये मशीनें ही तय करेंगी कि इंसानों को आगे क्या खोजना चाहिए और विज्ञान की अगली दिशा क्या होगी? सोचने वाली बात यह है कि ज्ञान का ये नक्शा क्या सिर्फ हमें रास्ता दिखा रहा है या भविष्य में खुद हमारी मंजिल भी तय करने लगेगा? ये सच में एक ऐसा विचार है जो एक ही समय में रोमांचित भी करता है और सोचने पर मजबूर भी। तकनीक और ज्ञान का ये संगम हमें कहाँ ले जाएगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। आज के इस गहरे विश्लेषण में इस जटिल लेकिन बेहद जरूरी विषय को समझने का जो प्रयास किया गया है, उम्मीद है कि ये भविष्य की किसी बड़ी खोज की एक छोटी सी शुरुआत साबित होगा। नए विचारों, नई जानकारियों और ऐसी ही ज्ञानवर्धक विषयों के साथ ये सफर जारी रहेगा।